हेल्थ लाइफ के इस इंटरव्यू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं एट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, पंजाबी बाग। हेलो सर। Hi, I'm good, thanks. How are you? वेरी वेल सर। Yeah. तो इनसे हम बात करेंगे इनके सब्जेक्ट के बारे में, स्टार्टिंग विद व्हाट इज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी Yeah. और हाउ इज इट डिफरेंट सर फ्रॉम द आर्म ट्रीटमेंट दैट पीपल अंडरगो नाउअडेज। Okay. So इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक आज के टाइम में साइलेंट किलर है जो कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ही तेज़ी से आगे आ रहा है। इसमें इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कैथेटर्स, गाइड वायर्स, ट्यूब्स के माध्यम से शरीर में कहीं पे भी जाके मेजर ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल सर्जरी होती है उनसे इसका ये डिफरेंस रहता है कि एक तो ये पेशेंट की फास्टर रिकवरी होती है, कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमें कोई इसमें जनरल एनेस्थीसिया, कोई बेहोशी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं और पेशेंट को कोई पेन भी नहीं होता है, और द बेस्ट पार्ट पेशेंट 2 दिन बाद अपने जॉब पे भी जा सकता है। ओके। या इसके अलावा सर कुछ कॉमन प्रोसीजर्स जो आईआर में देखने को मिलते हैं? हाँ, कॉमन प्रोसीजर्स जो है सबसे कॉमन है, एक तो वेरिकोज वेन्स को जो हम ट्रीट करते हैं। वेरिकोज वेन्स नीली नीली हरे हरे नसों का गुच्छा होता है जो कि स्किन के नीचे पाया जाता है। ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं या ओबीस होते हैं। तो उन पेशेंट्स में हम लेज़र के माध्यम से या वीनासीलिक थेरेपी, जो कि ग्लू एक होता है, वो नसों को चिपका देता है और पेशेंट को मतलब डे केयर में ही हम करके ठीक करके भेज सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। और सेकेंडली जो हम करते हैं जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये उन पेशेंट्स, उन महिलाओं के लिए हैं जिनके बच्चेदानी में रसोली बन जाती है, जो कि एक फाइब्रॉइड हम जिसे कहते हैं। और इसमें जब पेशेंट को फाइब्रॉइड हो जाता है तो महामारी होती है, या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, या फिर उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, कांस्टेंट पेल्विक पेन रहता है। तो इन पेशेंट्स में पहले क्या होता था कि अगर ज़्यादा रसोली है तो वो बच्चादानी ही निकाल देते थे, बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हम खून की नस में जाते हैं अगेन, और फिर वहाँ पे हम जाके उसको नस को बंद कर देते हैं। सो द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फाइब्रॉइड होता है वो श्रिंक हो जाता है एंड पेशेंट्स के सिम्टम्स भी ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे मतलब कि काफ़ी टाइप की सर्जरीज हैं, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 to 60 टाइप्स ऑफ सर्जरीज है विच इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कैन डू। ओके, या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे आप पेशेंट्स चूज करते हैं फॉर अंडरगोइंग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है, एज क्राइटेरिया? नो, नथिंग लाइक दैट। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी न्यूबॉर्न से लेके एंड वी कैन गो अप टू द लाइक द पेशेंट टिल द 80s 90s, कोई देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस। इनफैक्ट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इतनी अच्छी है कि जैसे किसी पेशेंट्स में, जैसे हम बच्चों को ले लें या फिर जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी में 80 ईयर्स ऑफ एज पे कोई रिजर्व नहीं रहता है, सो दे कांट गो फॉर ओपन सर्जरीज। सो इन दैट केस इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हेल्प करता है क्योंकि मिनिमली इन्वेजिव होता है, यानी कि एक पिन होल सर्जरीज, नो इंसिजन, नो कट, नो स्कार्स। तो हम इस टेक्निक की वजह से पेशेंट को हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट को उसके लिए बॉडी में कुछ एज सच रिजर्व भी नहीं चाहिए। सर इमेजिंग के बारे में बात करते हैं, इसका क्या रोल रहता है? सबसे पहले सर हमारे दर्शकों के लिए इमेजिंग होता क्या है और इसका रोल क्या रहता है सर इन आईआर? सो इमेजिंग ये होता है कि जैसे सबसे पहले तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। इमेजिंग से अगर इमेजिंग है तो डायग्नोसिस बनता है, अगर डायग्नोसिस बनता है देन वी कैन ट्रीट। अगर कोई डायग्नोसिस ही नहीं है तो हम ट्रीट ही नहीं कर सकते। तो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, ऑल दिस मोडालिटीज helps in making the diagnosis. जब diagnosis बनता है that becomes easier for us to treat. ओके, मतलब बीमारी के बारे में पता चलता है, उसके बाद ही आप हाँ, इसके बाद ही हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड और जब इमेजिंग करते हैं इट गिव्स अ बेटर रोड मैप। रोड मैप मतलब कि हमको बताता है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है कि हम सर्जरी कैसे परफॉर्म करें और बेटर रिजल्ट्स आएँ और पेशेंट को हम कम से कम टाइम में सर्जरी करके दें। सर ऑफ कोर्स आपने बताया कि कैसे कैसे बढ़िया तरीके से ये सर्जरी हो पा रही है, कोई एज लिमिट भी नहीं होता है इसको। बट सर क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप प्रोफेशनली फेस करते हैं जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात आती है? सबसे जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, पीपल आर नॉट अवेयर। लोग जानते ही नहीं हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आखिरकार हैं कौन। सो कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है, द पेशेंट्स डोंट कम डायरेक्टली टू अस, मतलब वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आता है पेशेंट। दे गो टू सम जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन और अदर डॉक्टर्स। उनकी सहायता से ही
पेशेंट्स हमारे पास आ सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। इफ़ दे नो कि उनका डायग्नोसिस क्या है और उनको क्या बीमारी है, दे कैन कम डायरेक्टली टू अस एंड वी कैन ट्रीट देम। ओके। यस सर हम थोड़ी बीमारियों के ऊपर जाएंगे अभी, हाँ। बीमारी स्पेसिफिक। अगर थायराइड की हम बात करेंगे हाँ हाँ तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू इसका कैसे इलाज कराया जा सकता है? तो जैसे थायराइड होता है, थायराइड में मतलब जिस किसी को गांठ हो जाए, नेक में स्वेलिंग हो जाए और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, या मोस्ट कॉमनली जो आजकल जो अनमैरिड लोग होते हैं, अनमैरिड फीमेल्स होती हैं, मेल होते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता कॉस्मेटिकली भी। तो जब जो ट्रेडिशनली था कि उसमें क्या, जब थायराइड की सर्जरी करते थे तो एक स्कार आ जाता था, बट नाउ और स्कार आ जाता था और उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, थायराइड या कैल्शियम की मेडिकेशन पे भी रहना पड़ता था। बट ड्यू टू द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजी अब वो स्कार भी नहीं आता है, एक एंटीना लेके जाते हैं जिससे हम वो थायराइड की गांठ को जला देते हैं और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिकुड़ जाती है। स्कारलेस, ब्लडलेस, पेशेंट कैन गो बैक वेरी नेक्स्ट डे और द सेम डे एंड नो ब्लड लॉस और नो स्कार, बेसिकली नो स्कार हाँ देखने को मिलता है। सो इट गिव्स अ ह्यूज बेनिफिट, क्योंकि एक स्कार के साथ रहना पेशेंट को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि मेरी सर्जरी हुई थी, मैं बीमार था उस टाइम। बट हमारे में कोई स्कार ही नहीं होता है, पेशेंट को कभी लगता ही नहीं कि यार मैं कभी बीमार भी हुआ था क्या। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरवेंशन रेडियोलॉजी। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है हाँ हाँ patient को यस। अपने ऊपर। सर दूसरी चीज है इनफर्टिलिटी के केसेस काफी हम्म, देखने को मिलते हैं। हम्म। महिलाओं के केसेस में कैसे हेल्प करता है आईआर इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? जो मोस्ट कॉमनली जो आईआर जो इनफर्टिलिटी में ट्रीट कर सकता है महिलाओं के, उसमें एक तो है कि जब बच्चेदानी की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है, जहाँ से अंडा होके बच्चेदानी में होके आता है, तो उन केसेस में जब ब्लॉक हो जाती है ट्यूब, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक गाइड वायर मतलब कि एक तार के माध्यम से या बलून के माध्यम से उसको खोल सकता है, जिससे पेशेंट की जो इनफर्टिलिटी है वो रेक्टिफाई हो जाए, वो ठीक हो जाए। सबसे मोस्ट कॉमन काज यही है। अगर सर इफेक्टिवनेस की बात करें इन यूएई, तो कैसे हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी आउटकम्स फॉर वुमेन जिन्हें फाइब्रॉइड्स की दिक्कत है? सो बेसिकली अगर पेशेंट इज मैरिड और पेशेंट के बच्चे नहीं हुए, महिला के बच्चे नहीं हुए एंड तो फिर उन पेशेंट्स में आई वुड रिकमेंड कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जगह एक और ट्रीटमेंट होता है जो कि दूरबीन के द्वारा होता है, लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। तो अनमैरिड फीमेल या फिर जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, फॉर देम यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन स्टिल अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लिटरेचर एंड द स्टडीज वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फर्टिलिटीज का इशू आ जाता है। बट अगेन जिन महिलाओं ने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है और जिनको बच्चे नहीं करना चाहते हैं, उन पेशेंट्स में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराते हो और तो उसका ये फायदा रहता है कि एक तो आपको लैप्रोस्कोपी मतलब कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इन सब के प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज लोकल में करते हैं, पेशेंट नेक्स्ट डे घर जा सकता है। अगर किसी महिला के ज़्यादा बड़े फाइब्रॉइड होते हैं और उसमें यूट्रस निकालना पड़ सकता है, तो हमारे में यूट्रस निकलवाने की कोई जरूरत नहीं होती, हम खून की नस बंद करते हैं, फाइब्रॉइड अपने आप श्रिंक हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप यूट्रस नहीं निकलवा रहे हो तो पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, जैसे कि महिलाओं में किसी में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी लीकेज की कंप्लेंट रहती है, कॉन्स्टिपेशन की लीक रहती है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये सब जो ओल्ड एज में या फिर पोस्ट मेनोपॉज जो इफेक्ट आने होते हैं, इन महिलाओं में, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वाली महिलाओं में इफेक्ट ये नहीं आते हैं। सर अभी हम पेन के ऊपर जाते हैं। कई लोगों को काफ़ी क्रॉनिक पेन एक्सपीरियंस होता है, तो फिर सर कैसे पेन मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है आईआर? जो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा जो जिसमें मतलब कि मोस्ट ऑफ द 70 to 80% ऑफ द टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन जो कि जिसमें वो होनी है लोगों को, दैट इज नी पेन, जॉइंट पेन। मतलब एक एज के बाद हर किसी ना किसी को होना होता है कईयों को। और आज के टाइम में कि जो ओबीस पेशेंट होते हैं या फिर किसी भी और कारण से जिनको 40-50 ईयर्स पे नी पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उन पेशेंट्स में अब ये आ गया है कि पहले तो जो डॉक्टर्स थे ब्लाइंड इंजेक्शन लगाते थे टू रिलीव द पेन, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड लगाते हैं, एकदम जो सटीक होता है, एकदम जो सही जहाँ पे दवाई छोड़नी होती है वहाँ दवाई छोड़ते हैं, जिससे पेशेंट को अच्छा बेनिफिट मिलता है। और दूसरा जैसे नी जॉइंट में अब ये होता है कि भाई अब आप घुटने बदलवा लो, अब तो आप इसका कोई वो ही नहीं है, मतलब
अब इंजेक्शन से भी आराम नहीं आ रहा है, तो उनके पास एक घुटने बदलवाने का ऑप्शन होता है। बट इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ये कर सकता है कि एक प्रोसीजर होता है जो कि जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो घुटने की नस होती है हम उसको बंद कर देते हैं। उसको बंद करने से पेशेंट को घुटने नहीं बदलवाने पड़ते अगले 3-4 साल तक, क्योंकि उनका दर्द बिल्कुल ही चला जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है यंग पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा रहता है, या फिर जो उन पेशेंट में होते हैं जिनमें घुटने नहीं बदले जा सकते और जो मल्टीपल कोमोबिडिटीज़ होती है पेशेंट में। तो ऐसे तो हो गया नी पेन के लिए। इसी तरीके से गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, जो एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके में कॉन्स्टेंटली एल्बो में पेन रहता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंटेंसली इतना ट्रेन कर रहे होते हैं कि उनको कभी ना कभी कोई ना कोई इंजरी हो ही जाती है। एंड फॉर देम वो बार बार पेन किलर लेके पेन किलर या इंजेक्शन लगा के उनको एक पीरियड के टाइम बाद दोबारा पेन होने लग जाता है। तो इन पेशेंट्स में हम वहां पे जाके खून की नस बंद करके उनको रिलीफ मिल जाता है फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एंड 2-3 साल एक स्पोर्ट्स एथलीट के लिए अगर हम उसको पेन से रिलीव कर रहे हैं, इट्स अ बिग डील। सर एक और मैंने प्रोसीजर के बारे में सुना है, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा। हाँ, इसके बारे में सर अगर आप थोड़ा बताएं कि कैसे हेल्प करता है टू गेट रीड ऑफ द क्रॉनिक पेन। रेडियो फ्रीक्वेंसी में ये होता है कि जो नर्व्स होती हैं उसको हम वहाँ पे जाके जला देते हैं। बट लाइक आई वुड से कि इट इज़ कमिंग अप, बट इट इज़ नॉट कमिंग इन माई एक्सपीरियंस एज फार एज आई डन द पेशेंट्स। रेडियो फ्रिक्वेंसी पेन में इतना इफेक्टिव नहीं है एट प्रेजेंट, बिकॉज उसमें पेशेंट्स को काफ़ी पेन होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज दैट। मतलब पेशेंट को इतना आराम नहीं मिलता है। तो इन दैट केस हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि भाई इंजेक्शन ही लगवा लो, या फिर कोई अगर वहाँ पे कांस्टेंट पेन है या एम्बोलाइजेशन करवा लो उस तरीके से, जो कि अभी रिसेंटली जो कि MSK पेन एम्बोलाइजेशन इसके नाम से अभी आने लगा है पिछले 1-2 साल से इंडिया में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो ये थे डॉक्टर आशीष गुप्ता हमारे साथ फ्रॉम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग। क्या कहना है आपका इस इंटरव्यू के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।